जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा पंजाब का। दिल्ली में आपकी करारी हार और पंजाब में केजरीवाल की विपश्यना। क्या आपके खेमे में पक रही है कोई बड़ी सियासी खिचड़ी? क्या संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में उतारकर पंजाब से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने पर वाकई चल रहा है आप में कोई मंथन? क्या आसान होगा आपके लिए लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट का उपचुनाव? और हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन की सियासती तस्वीर बनाने वाले इस सीमावर्ती राज्य में आखिर कैसा है जमीनी माहौल? क्या लोकसभा चुनावों में 13 में से 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2027 में पंजाब में करेगी कोई बड़ा कमाल, या 2012 में अकाली दल की तरह सत्ता दोहरा पाएगी आप? सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रहे अकाली दल को क्या मिलेगी कोई संजीवनी? और क्या लोकसभा चुनावों में कांग्रेस व आप को कड़ी टक्कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी पंजाब में करेगी कोई सियासी चमत्कार? लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव समेत आप बनाम कांग्रेस के सियासी दंगल और पंजाब के 2027 के रणयुद्ध पर पेश है जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। अवश्य देखिए। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य जहां राजस्थान, हिमाचल और केरल की ही तरह हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। मगर 2012 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन ने इस मिथक को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। हालांकि उस वक्त भी अगर मत प्रतिशत और सीटों की बात की जाए तो अकाली भाजपा गठबंधन को 41.91% मतों के साथ 68 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 40% मतों के साथ 46 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। भाजपा अकाली दल गठबंधन ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार सरकार तो बना ली थी, मगर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन में वोट प्रतिशत का अंतर बेहद कम रह गया था। खैर, 2017 में राज्य में एक आंधी की तरह विजय पाने वाली कांग्रेस का 2022 आते आते इस कदर सूर्यास्त हुआ कि पार्टी 77 से घटकर 18 पर आ गई और आम आदमी पार्टी 90 पार निकल गई, जिसके बाद राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व में आपकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद राज्य में जालंधर लोकसभा उपचुनाव समेत कई विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनमें से अधिकतर में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। मगर लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती, तो वहीं आप मात्र 3 पर सिमट गई। हालांकि तर्क देने के लिए पार्टी ये कहती दिखाई जरूर दी कि 2019 के मुकाबले पंजाब में हम 0 से बढ़कर 3 पर आ गए, मगर पंजाब की सियासत पर पैनी नजर गड़ाए रखने वाले अंदर खाने ये जानते हैं कि ये परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए कतई अनुकूल नहीं रहे। बहरहाल, दिल्ली में पार्टी की करारी हार के बाद हाल ही में अरविंद केजरीवाल एक बड़े काफिले के साथ पंजाब में विपश्यना करने आए। इससे ठीक पहले पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी से ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संजीव अरोड़ा को विधानसभा भेजकर उनकी जगह अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि पार्टी ने इसका खंडन जरूर किया, मगर राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। खैर, लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में यहां कांग्रेस के दिग्गज भारत भूषण आशु ने जीत दर्ज की थी, मगर 2022 में आप उम्मीदवार गुरप्रीत गोगी ने कांग्रेस के आशु को तकरीबन 7500 मतों से हरा दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में लुधियाना लोकसभा से कांग्रेस के राजा बड़िंग ने अपने ही पुराने साथी व भाजपा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू को कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में तकरीबन 21,000 मतों से शिकस्त दी थी। गौर करने वाली बात यह थी कि इस चुनाव में लुधियाना की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा 5, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे रही थी और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर खसक गई थी। इन चुनाव में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा को 45,424 वोट, कांग्रेस को 30,889 वोट, आम आदमी पार्टी को 22,461 वोट और अकाली दल को 5,560 वोट मिले थे। और यहां भाजपा को कांग्रेस पर 15,000 मतों की बढ़त हासिल थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहां भाजपा से 23,000 मतों से पीछे थी। अब अगर इस हिसाब से देखें तो यहां भाजपा भी मुख्य मुकाबले में दिखाई देती है, मगर
हाल ही में हुए नगर निगम के चुनावों में लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का लंबा कार्यकाल खत्म करते हुए अपना महापौर बनाया है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने 41, तो वहीं कांग्रेस ने 30, भाजपा ने 19 और अकाली दल ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ पार्षद टूटे और महापौर आम आदमी पार्टी का बन गया। मगर इन नतीजों का जब हमने गहन विश्लेषण किया तो पाया कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा में आम आदमी पार्टी के वोट लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आपके अशोक पाराशर को यहां 22,461 वोट मिले थे, मगर निकाय चुनाव में इस विधानसभा के कुल 13 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 21,979 वोट मिल सके हैं। साथ ही इन निकाय चुनाव में लोकसभा के मुकाबले आम आदमी पार्टी को शहरी इलाके में 16,235 वोट का नुकसान हुआ है। यानी अगर 2022 के विधानसभा चुनावों से तुलना करें तो तब लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर आपको 40,443 वोट मिले थे, जो आंकड़ा लोकसभा चुनाव में घटकर 22,461 पर आया और अब नगर निगम चुनावों में ये आंकड़ा थोड़ा और घटकर 21,979 मतों पर आ गया है। यानी लुधियाना नगर निगम में अपना महापौर बनाने के बावजूद आम आदमी पार्टी के लिए ये आंकड़े उपचुनावों के लिहाज से खतरे की घंटी से कम नहीं दिखाई पड़ते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पक्की सीटों, जिनमें पीपीसीसी अध्यक्ष राजा वड़िंग की सीट गिद्दड़बाह और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीट डेरा बाबा नानक, दोनों ही सीटों समेत छब्बेवाल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया और अब बारी है लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट की। एक और जहां आम आदमी पार्टी ने अभी से ही अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से यहां पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु का नाम सुर्खियों में है। वहीं भाजपा व अकाली दल ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, मगर लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें आप भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई देगी। बीते उपचुनावों में आपको मिली जीत के बाद राज्य स्तरीय पत्रकार ये कहते हुए जरूर दिखाई पड़ते हैं कि जिसकी राज्य में सत्ता उपचुनाव में वही मजबूत। मगर यह उपचुनाव बाकी सभी उपचुनावों से अलग इसलिए है क्योंकि विपक्ष द्वारा यह लगातार कहा जा रहा है कि अगर आपके अरोड़ा यहां जीत गए तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ उपचुनावों का हल्ला कम है, मगर दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। पंजाब की राजनीतिक तासीर को समझने वाले ये जानते हैं कि दिल्ली के सियासतदारों और पंजाब की सरकारों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। पंजाब के एक आम वोटर में यह भावना हमेशा रहती है कि पंजाब को कोई दिल्ली में बैठा व्यक्ति ना चलाए, बल्कि यहाँ पंजाब का अपना चेहरा हो। मौजूदा हालात में विपक्ष, प्रमुखतः कांग्रेस में ये अंदरूनी खिचड़ी जरूर पक रही है कि लुधियाना के इस उपचुनाव में जनता को ये संदेश दिया जाए कि अगर आप जीत गई तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा चले जाएंगे, जिसके बाद यहाँ केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा समेत कई कांग्रेसी और भाजपा नेता अभी से ही ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि सिर्फ बीते चुनाव परिणाम ही नहीं बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालात भी लुधियाना के इस उपचुनाव को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण बना देते हैं। दिल्ली में बैठे आप समर्थकों को भले केजरीवाल के पंजाब से राज्यसभा जाने की चर्चा आम लगे, मगर पंजाब में जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये पंजाब के हर वोटर को पता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में चली आपकी आंधी को दिल्ली में बैठे आप समर्थक पंजाब में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से जोड़कर देखते हैं, मगर यह भी तथ्य है कि उस समय पंजाब की जनता ने वोट केवल आपको सिलेक्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि अकाली दल और कांग्रेस को रिजेक्ट करने के लिए भी दिया था। लोग कई सालों से अकाली दल भाजपा गठबंधन और कांग्रेस को आजमाकर देख चुके थे। जमीनी हालात जस के तस थे, सड़कें खस्ताहाल थी, और इस सब के ऊपर अकाली दल भाजपा से जनता को किसान आंदोलन के बाद से खासा नाराजगी थी। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने, सुनील जाखड़ के साइडलाइन होने और सिद्धू के बजाय चरणजीत चन्नी को सीएम बनाने के बाद से कांग्रेस में भी अंदरूनी गुटबाजी चरम पर दिख रही थी, जिसके बाद लोगों के पास आम आदमी पार्टी ही एकमात्र नया और मजबूत विकल्प बनकर सामने उभरी थी।
याद हो तो 2017 के विधानसभा चुनावों में भी आप पंजाब में मुख्य मुकाबले में थी और कई सर्वे यहां आपकी सरकार बनती भी दिखा रहे थे, मगर पार्टी को करारी हार मिली थी, जिसका कारण यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना कोई चेहरा घोषित नहीं किया। 2022 के चुनाव में आपने ये गलती ना दोहराते हुए भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित किया, तो इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को स्पष्ट रूप से मिला, क्योंकि ये बात साफ और स्पष्ट है कि बिना किसी सिख चेहरे के ना तो कोई पार्टी पंजाब में पहले चुनाव जीत सकी है और ना ही आगे जीत पाएगी। शायद यही कारण है कि फतेह जंग बाजवा से लेकर रवनीत सिंह बिट्टू जैसे कांग्रेसी सिख चेहरे आज भाजपा में दिखाई देते हैं, क्योंकि भाजपा भी ये समझती है कि पंजाब में राजनीति करने के लिए सिख चेहरा होना आवश्यक है ही। फिलहाल लुधियाना उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई है, मगर इस उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बेहद तेज है, क्योंकि इस उपचुनाव के तुरंत बाद से पंजाब में सभी राजनीतिक दल 2027 की शुरुआत में ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। और ऐसे में पंजाब जैसे राज्य में अगर कोई भी पार्टी ये मानकर चल रही है कि हमारा जीतना तो अभी से ही तय है, तो ये जल्दबाजी भी होगी और ना समझी भी। लोकसभा चुनाव में 13 में से 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगर इसे अपने कमबैक के तौर पर देखती है, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद हुए उपचुनावों और निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हुआ। इसकी गहराई में अगर जाएं तो लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता नाराज थी, जिसका परिणाम ये रहा कि एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में जनता को कांग्रेस दिखाई दी, मगर उसे बरकरार रखते हुए कांग्रेस पंजाब में आगे बढ़ने में नाकामयाब भी इसलिए हुई क्योंकि कैप्टन और जाखड़ की जोड़ी के जाने के बाद कांग्रेस राज्य में किसी ऐसे नेता या जोड़ी को नेतृत्व नहीं दे सकी है जो पंजाब कांग्रेस के तमाम गुटों को एकजुट रख सके। रवनीत बिट्टू को अपनी गृह सीट लुधियाना से हराकर राजा बड़िंग ने अपना जलवा जरूर कायम किया, मगर राज्य में तमाम कांग्रेस नेताओं में राजा बड़िंग की स्वीकार्यता कितनी है वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी भूपेश बघेल की दिल्ली में बुलाई गई बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू का ना पहुंचना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, इतनी गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतना ये तो दर्शाता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के बाद लोग अगले विकल्प के रूप में कांग्रेस को ही देखते हैं। लेकिन 0 सीटें मिलने के बावजूद भाजपा का भी पंजाब में लोकसभा चुनाव में 18% वोट रहा, जो 2019 की तुलना में करीब 9% ज्यादा है। तो ऐसे में यह भी साफ है कि आंतरिक टूट और अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे अकाली दल की भाजपा को अब उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अकाली दल पहले ही 2 गुटों में बंट चुका था और हाल ही में सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया के बीच भी खुले तौर पर मतभेद दिखाई देने लगे हैं। यानी फिलहाल की स्थिति में अकाली दल बादल हाशिए पर जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं भाजपा राज्य में हर दिन मजबूत होती जा रही है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि आज की तारीख में पंजाब की सियासी हवा किसी एक और एक तरफा कतई नहीं बह रही है। सत्ता में आसीन दल हमेशा खुद को यहाँ आगे समझते रहे हैं, लेकिन 2012 वाले अपवाद को अगर छोड़ दे तो पंजाब काफी लंबे समय तक सत्ता परिवर्तन की परंपरा को कायम करता रहा है। और इस सब के ऊपर अगर आने वाले विधानसभा उपचुनावों में विपक्ष ये संदेश फैलाने में कामयाब हो गया कि लुधियाना में आम आदमी पार्टी को अगर जिताया तो केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा चले जाएंगे और फिर पंजाब की सत्ता में केजरीवाल का दखल और बढ़ जाएगा, इस संदेश को अगर कांग्रेस भाजपा जमीन पर फैलाने में कामयाब हो गए तो ये भी साफ है कि राज्य में सत्ता में होने के बावजूद इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और भाजपा से बेहद कड़ी टक्कर मिल सकती है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।